गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। ये देखते हैं कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या होता है। ऐसे ही थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ते हैं तो यूज़ होता है। अगर फर्म्स जो हैं उनको एनालाइज करने में भी यूज़ होता है। तो देखते हैं कि क्या होता है। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल एग्जिस्ट व्हेन इंक्रीज साइज ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी रिजल्ट्स इन लोअर यूनिट कॉस्ट। प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन कॉस्ट जो है वो कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो ये इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को यही इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होता है कि कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा है। सॉरी, कॉस्ट कह रही हूँ, प्रोडक्शन बढ़ रहा है और कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। समझ आई बात यहाँ पे। ये बेसिकली जो है लार्ज बिजनेसेस जो होते हैं वो कॉस्ट सेविंग ज़्यादा बेटर तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स इनेबल प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस द यूनिट कॉस्ट। ये लोग टेक्नोलॉजीज पेटेंट करा लेते हैं, तो इनके काफ़ी सारे से बेनिफिट्स होते हैं फर्म्स के लार्ज होने का। लार्जर फर्म्स जो होती हैं, लार्जर बिजनेसेस जो होती हैं, कॉस्ट सेविंग ज़्यादा सही तरीके से करती हैं। ठीक है, इनके टाइप्स देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे और ज़्यादा फैक्टर्स आपको मिलेंगे कि क्या होता है और चीज़ें समझ में आएंगी। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल और दूसरा होता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इट हैपन्स व्हेन कंपनी कट्स कॉस्ट इंटरनली। कॉस्ट को ये लोग इंटरनली कम करते हैं इंटरनली, और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इंटरनली कम कैसे हो सकता है? ये बेसिकली मैनेजमेंट के ऊपर होता है, वो कैसे डिसीजन लेती है, अकाउंटिंग में कैसे डिसीजन लेती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कैसे वो यूज़ कर रही है, मार्केटिंग कहाँ से कैसे कर रही है, मशीनरीज वगैरह में। ये सारे फर्म्स के अंदर की बात होती हैं। फर्म्स के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से कॉस्ट कम और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रही है। मान लो दो एम्प्लॉयज़ हैं, इनके बीच में रिलेशन कैसा सा है। ये भी एक मैनेजर का होता है कि दो जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके बीच का रिलेशन कैसा सा है। अगर रिलेशन पॉजिटिव हुआ, सब कुछ अच्छा सा रहा, दोनों एक दूसरे की बात मान रहे हैं, तो काम ज़्यादा जल्दी होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर इन दोनों में लड़ाइयाँ चल रही हैं तो ये इसकी बात नहीं मानेगा, इसकी बात, ये जो इसकी बात नहीं मानेगा, ये जो इसकी बात नहीं मानेगा, तो चीज़ें यहाँ पे ख़राब होंगी और प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ने की बजाय डिक्रीज़ होगी। और कॉस्ट हो सकता है टाइम बढ़े, तो टाइम बढ़ने की वजह से कॉस्ट भी बढ़ सकता है। ऐसे बहुत सारे से फैक्टर्स होते हैं। तो ये कंपनी के अंदर की बात होती है। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे बढ़ा सकते हैं। और अब देखते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमी, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ये डिपेंड होता है, कैसे एक्सटर्नली रिड्यूस किया जा सकता है कॉस्ट को। तो वो एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहलाता है। ये इंक्लूड करता है रिलेशनशिप विद सप्लायर्स। फर्म का सप्लायर्स के साथ रिलेशन कैसा है, और सब्सिडीज़ मिल रही हैं, कितनी मिल रही हैं, कैसे मिल रही हैं गवर्नमेंट से। उनके पार्टनरशिप विद जॉइंट वेंचर्स कैसे हैं, रिडक्शन इन टैक्स कैसे रिड्यूस करवा पा रहे हैं अपने टैक्सेस को। स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड लेबर्स हो गए। और टेक्नोलॉजीज़ वगैरह भी ये लोग पेटेंट करा रखे होते हैं, बताया जैसे यहाँ पे। देखते हैं बनी कि कैसे, मतलब स्पेशलाइज्ड लेबर और स्किल्ड लेबर्स हैं तो कैसे ये ज़्यादा सही तरीके से काम करेंगे। जो टास्क है कुड बी परफॉर्म बेटर एंड फास्टर विद टाइम। अब ये देखो, ये एक एम्प्लॉय है और ये इतने सारे काम करे, इसके पास स्पेशलाइजेशन हो सकता है कि इन सारे की हो, लेकिन एक कम इंसान एक टाइम पे ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकता है। और फर्म्स को भी इसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तभी कॉस्ट कम और टाइम कम और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। टाइम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मान लो टाइम बढ़ा, एक एम्प्लॉय को ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं उसको, क्योंकि उसने टाइम ज़्यादा ले रखा है। ठीक है, एक एम्प्लॉय है और ये एक ही टास्क को परफॉर्म कर रही है, तो ये ज़्यादा बेटर तरीके से कर लेगी और थोड़ा फास्ट भी करेगी। इट ऑल इंक्रीजेज एफिशिएंसी एंड सेव टाइम एंड मनी विच इन टर्न इंक्रीज प्रोडक्शन। एम्प्लॉयज़ वुड नॉट ओनली एबल टू ऐसे क्या होगा, जो कि एम्प्लॉयज़ हैं वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे एक स्पेसिफिक टास्क पे, बट विद टाइम काम को ख़त्म भी कर लेंगे। ठीक है, आई होप की बात ये सारी समझ में आई होंगी। बेटर और फास्टर काम होंगे, हेंस इस तरह से एफिशिएंसी बढ़ेगी और टाइम और मनी जो है सेव होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। एक, अब देखो, इसकी स्पेशलाइजेशन अलग है, इसकी अलग है, और इसने अपनी चीज़ पूरी कंप्लीट करके यहाँ लाई हुई है और सारे एक साथ मिलकर काम करे, तो एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी एकदम से। ठीक है, इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, इनके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। जो बातें चली वहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ा रही है फर्म्स की, ये तो बात है ही। खैर, कॉस्ट कम कर रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है, अपने आप में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस भी होते हैं इनके कुछ। ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती हैं। इन्वेस्टर्स जो होते हैं जब इन्वेस्ट करते हैं उससे पहले वो कुछ तो देखेंगे कि फर्म की क्वालिटी क्या है, इसकी क्या नहीं। तो अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल है तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है ना, तो फर्म्स सोचेंगे कि यहाँ पे इस वाले फर्म में इन्वेस्ट किया जाए, तो इन्वेस्टर्स को ये अट्रैक्ट करती है।
अगर मान लो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल हुआ, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल चल रहा है उस फॉर्म का, तो फिर उस फॉर्म में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे नहीं। और ये इंटरनेशनल ट्रेड में भी हेल्प करती है। इंटरनेशनल ट्रेड में कैसे हेल्प करती है, देखो कोई फॉर्म है, उसकी प्रोडक्ट वो जो है ना वो यूज़ बस इतना इतना कर रही, इतना कॉस्ट आ रहा है उसका, प्रोडक्टिविटी जो उसकी इतनी ज़्यादा आ रही है। तो मान लो हमारी कंट्री में ये फॉर्म है और इसकी प्रोडक्टिविटी इतना हमारे मार्केट इंडिया के मार्केट में यूज़ हो रहा है, इतनी चीज़ें इंडिया के मार्केट में यूज़ हो रही हैं और इतना बच रहा है भी इंडिया के मार्केट में, इतना ये कंज्यूम नहीं हो पा रहा है जिस भी वजह से हो। तो अब ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये एक्सपोर्ट कर दी जाएंगी। तो इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। रिजल्ट्स इन इम्प्रूवमेंट वर्ड प्रोडक्टिविटी, वर्ड की प्रोडक्टिविटी ऐसा सिर्फ एक कंट्री में तो होगा नहीं, हर कंट्री में होगा, तो वर्ड की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे इतनी ज़्यादा मिल रही है, मान लो यूएसए है तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत कम अमाउंट में मिल रही हो, वहाँ पे इन चीज़ों की स्पेशलाइजेशन और स्पेशलाइज्ड लेबर ना हो उस चीज़ के लिए, तो इस तरीके से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। सो आई होप कि चीज़ें सारी समझ में आई होंगी। तो थैंक यू, बाय।